inflammatory bowel disease, ulcerative colitis. This video is for GNM second year. Introduction. Inflammatory bowel disease is an umbrella term used to describe disorders that involve chronic inflammation of your digestive tract. Types of IBD include ulcerative colitis, Crohn's disease. तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ इज़ एन अम्ब्रेला टर्म. अम्ब्रेला टर्म का मतलब होता है कि ये एक ब्रॉडर टर्म है. इसके अंदर दो डिजीज़ आती हैं. इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ क्या है? एक ब्रॉडर टर्म है और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के अंदर दो डिजीज़ आती हैं. सबसे पहले है अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरी डिजीज़ है क्रॉन्स डिजीज़. और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में होता क्या है? इसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है ऑफ द इंटेस्टाइन्स. इन्फ्लेमेटरी बाउल, इसका नाम ही देखो, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़. तो बाउल का मतलब होता है इंटेस्टाइन, इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेशन. तो इसमें लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन होता है ऑफ द इंटेस्टाइन्स. और इसमें दो तरीके की डिजीज़ आती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़. Both ulcerative colitis and Crohn's disease usually involve severe diarrhea, abdominal pain, fatigue, and weight loss. IBD can be debilitating and sometimes lead to life-threatening complications. और अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स, इन दोनों में जो सिम्टम्स होते हैं वो लगभग सिमिलर ही होते हैं. इसमें भी अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स दोनों में भी सीवियर डायरिया होता है, अब्डोमिनल पेन होता है, फटीग और वेट लॉस होता है. और IBD कैन बी अ डेबिलिटेटिंग एंड समटाइम्स लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन. डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है कि ये इससे जो है कंडीशन वीक होती जाती है और कभी कभी जो है इसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जो जान को जो लाइफ के लिए अच्छे ना हो वैसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर. इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का मेन कॉम्प्लिकेशन है कोलोन कैंसर. तो कोलोन कैंसर हो सकता है लॉन्ग टर्म में, अगर ये डिज़ीज़ कंडीशन बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है तो लॉन्ग टर्म में पेशेंट को कोलोन कैंसर हो सकता है. अब हम दोनों डिजीज़ कंडीशन को एक एक करके पढ़ेंगे. पहले तो ये समझ लो कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में दो डिजीज़ कंडीशन आती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़. अब अल्सरेटिव कोलाइटिस इस वीडियो में पढ़ेंगे और क्रॉन्स डिजीज़ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस इज़ एन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ दैट कॉजेज लॉन्ग लास्टिंग inflammation and ulcer in your digestive tract. Ulcerative colitis affects the innermost lining of your large intestine and rectum. Symptoms usually develop over time rather than suddenly. तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, जैसे इसका नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस. अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है इंटेस्टाइन में, प्लस सोर्स होते हैं या फिर अल्सर्स होते हैं. लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लेमेशन, लॉन्ग लास्टिंग मतलब ये इन्फ्लेमेशन जो है बहुत सालों तक चलता है और सोर्स हो जाते हैं इस इन्फ्लेमेशन की वजह से, या फिर अल्सर्स हो जाते हैं इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन की वजह से. और इसके अलावा जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इट अफेक्ट्स द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम. तो ये कहाँ पे असर होता है इसका? ये लार्ज इंटेस्टाइन के इनर मोस्ट लाइनिंग, सबसे अंदर वाली लाइनिंग तक इसका असर होता है, और रेक्टम, दोनों रेक्टम और लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे अंदर वाली लाइनिंग तक इसका असर होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस का. सिम्टम्स यूजुअली डेवलप ओवर टाइम रादर दैन सडनली. और सिम्टम्स इसके आहिस्ते आहिस्ते आते हैं, ऐसा नहीं होता एकदम से सिम्टम्स आ गए, आहिस्ते आहिस्ते सिम्टम्स आते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के. सो दिस इज द डायग्राम of ulcerative colitis. You can see over here, this is the normal colon. ये एक नॉर्मल कोलोन है और ये कोलोन विद अल्सरेटिव कोलाइटिस. अब इसमें आप देखोगे कि रेडनेस है, प्लस ये वाइट वाइट आपको कुछ दिख रहा है, ये सोर्स हैं, ये अल्सर्स है जो वाइट वाइट है, और ये रेडनेस इन्फ्लेमेशन है.
अब ये 1 2 3 4 ऐसे स्टेजेस बताए कि पहले तो ये रेक्टम से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद ये इसमें इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के। ये फर्स्ट इमेज में सिर्फ रेक्टम में है, फिर उसके बाद रेक्टम से सिग्मॉइड कोलॉन, फिर यहाँ पे रेक्टम सिग्मॉइड कोलॉन प्लस डिसेंडिंग कोलॉन, और यहाँ पर रेक्टम सिग्मॉइड कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन एंड असेंडिंग कोलॉन। तो ये पूरे में फैल चुका है। Ulcerative colitis can be debilitating and sometimes lead to life-threatening complications। और ulcerative colitis क्या है, ये भी इससे भी जो है जो पेशेंट की कंडीशन है वो कभी कभी ख़राब हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से। वाइल इट हैज़ नो known cure, treatment can greatly reduce signs and symptoms of the disease and even bring about long term remission। और इसका कोई क्योर नहीं होता। दोनों जितने भी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, चाहे वो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या फिर क्रॉन्स डिजीज़ हो, इन दोनों का भी कोई क्योर नहीं है। और ये इसका जो ट्रीटमेंट है इससे क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स कम होते हैं। इट रिड्यूसेस द साइन एंड सिम्टम्स एंड ब्रिंग अबाउट लॉन्ग टर्म रेमिशन। लॉन्ग टर्म रेमिशन मतलब कि बहुत सालों तक साइन एंड सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे, लेकिन पूरी तरीके से डिजीज़ कंडीशन क्योर नहीं होती है। जो ट्रीटमेंट है वो साइन एंड सिम्टम्स को रिड्यूस करता है, या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई नहीं देते उस स्टेज पे ले आता है ट्रीटमेंट, लेकिन डिजीज़ कंडीशन जो है वो क्योर नहीं होती। Ulcerative colitis symptoms can vary depending on the severity of the inflammation where it occurs। Sign and symptoms may include, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स जो है अलग अलग हो सकते हैं, और ये उस पर डिपेंड करता है कि किस पार्ट पे है इंटेस्टाइन के, कितनी सीवियरिटी है इसकी। डायरिया ऑफन विद ब्लड और पस, तो इसमें क्या होता है, डायरिया होता है और डायरिया के साथ साथ ब्लड या फिर पस निकलता है। एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग, एब्डोमिनल पेन होगा पेशेंट को, क्रैम्पिंग होगी, रेक्टल पेन होगा, रेक्टल ब्लीडिंग, पासिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ब्लड विद स्टूल, तो थोड़ा बहुत ब्लड पास होगा स्टूल के साथ। अर्जेंसी टू डेफिकेट, पेशेंट को लगेगा कि उसको डेफिकेट करना है पर वो डेफिकेट नहीं कर पाएगा। इनएबिलिटी टू डेफिकेट डिस्पाइट अर्जेंसी, अर्जेंसी टू डेफिकेट मतलब पेशेंट को एकदम से एहसास होगा कि उसको स्टूल पास करना है, पर जब वो स्टूल पास करने जाएगा तो ही विल नॉट बी एबल टू पास द स्टूल। वेट लॉस होगा पेशेंट का, फटीग, पेशेंट बहुत जल्दी थक जाएगा, फीवर, इन चिल्ड्रन फेलियर टू ग्रो, और बच्चों में जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। मोस्ट पीपल विद अल्सरेटिव कोलाइटिस हैव माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स, और बहुत सारे लोगों में अल्सरेटिव कोलाइटिस के माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स ही होते हैं। बहुत कम लोगों में ऐसा होता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस बहुत सीरियस स्टेज पे होता है। द कोर्स ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस में वेरी विद सम पीपल हैविंग लॉन्ग पीरियड्स ऑफ रिमिशन, और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है तो रेमिशन होता है। रेमिशन मतलब साइन एंड सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, दे विल बी नो साइन एंड सिम्टम्स, पर एक बार जब डिजीज़ हो गई तो डिजीज़ क्योर नहीं हो सकती, इट कैन नेवर बी क्योर्ड, और पेशेंट को अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं करेगा तो उसके सिम्टम्स बार बार आते रहेंगे या फिर दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस से। Causes, the exact cause of ulcerative colitis remain unknown, और जो exact cause है दोनों में भी, चाहे वो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या फिर क्रॉन्स डिजीज़ हो, इसका exact cause हमें नहीं पता। पहले बोला जाता था कि डाइट और स्ट्रेस की वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, लेकिन डाइट और स्ट्रेस सिर्फ कंडीशन जो सिम्टम्स है उसको एग्रावेट करता है। एग्रावेट मतलब बढ़ाता है। दीज फैक्टर्स एग्रावेट बट डजंट कॉज अल्सरेटिव कोलाइटिस।
तो पहले ये सब माना जाता था कि डाइट और स्ट्रेस की वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, पर अब नई रिसर्चेस ये बताती है कि डाइट और स्ट्रेस की वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं होता, बल्कि डाइट और स्ट्रेस की वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स कुछ ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। वन पॉसिबल कॉज इज़ एन इम्यून सिस्टम मैलफंक्शन। इसका जो मेन कॉज है वो है इम्यून सिस्टम मैलफंक्शन। तो क्या होता है कि जब हमारे इम्यून सिस्टम सही से फंक्शन नहीं करता, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन्स में कुछ बैक्टीरियाज हो गए, हमें इन्फेक्शन हो गया है, अब इम्यून सिस्टम उन बैक्टीरियाज को किल करने के साथ साथ इंटेस्टाइन्स के सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है, तो तब ये डिजीज़ होती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। और ये दो टाइप्स की हो सकती है, अल्सरेटिव या फिर क्रॉन्स डिजीज़। When your immune system tries to fight off an invading virus or bacterium, an abnormal immune response causing the immune system to attack the cells in the digestive tract too. तो जब हमारा इम्यून सिस्टम वायरस या बैक्टीरिया से लड़ता है इंटेस्टाइन के, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से इम्यून सिस्टम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर बाउल के या इंटेस्टाइन के जो नॉर्मल सेल्स है उनको भी मारने लगता है, बैक्टीरिया और वायरस के साथ साथ। तो इस वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है। हेरिडिटी ऑल्सो सीम्स टू प्ले अ रोल इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। इट्स more common in people who have family members with the disease। और हेरिडिटी का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें। अल्सरेटिव कोलाइटिस उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनके फैमिली मेम्बर्स को है अल्सरेटिव कोलाइटिस। हाउएवर मोस्ट पीपल विद अल्सरेटिव कोलाइटिस डोंट हैव दिस फैमिली हिस्ट्री। लेकिन कई लोगों में ऐसा भी देखा गया है कि कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है और पहली बार हुआ है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई फैमिली हिस्ट्री ना हो, लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री है तो इसका रिस्क फिर बढ़ जाता है। एज Usually colitis usually begins before the age of 30, but it can occur at any age, and some people may not develop the disease until after 60। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस किसी भी एज में हो सकता है, यूजुअली 30 से पहले होता है ये, और कभी कभी 60 के बाद भी होता है, तो कभी भी किसी भी एज में हो सकता है। रेस एंड एथनिसिटी। रेस एंड एथनिसिटी का मतलब है कि रेस मतलब कलर, वाइट्स में ज़्यादा होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, और एंड इट कैन अकर इन एनी रेस, बट मोस्टली इट इज़ सीन दैट कि वाइट्स में ज़्यादा होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। फैमिली हिस्ट्री अगर है तो इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हैविंग अल्सरेटिव कोलाइटिस। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन। क्या क्या डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम इसके लिए? ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट हम दो चीज़ों को रूल आउट करने के लिए करेंगे। एक तो हम एनीमिया को देखने के लिए करेंगे, क्योंकि इसमें ब्लड लॉस होता है डायरिया के साथ साथ, तो पेशेंट देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि पेशेंट को एनीमिया हो। और इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो मतलब सही से अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है पेशेंट को, तो इसीलिए एनीमिया भी हो सकता है पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। तो हम पेशेंट का एनीमिया चेक करेंगे ब्लड टेस्ट से, और हम इन्फेक्शन भी चेक करेंगे। कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से भी मेलिना होता है। मेलिना मतलब ब्लड इन स्टूल्स। मेलिना का मतलब होता है ब्लड इन स्टूल्स। तो कभी कभी इन्फेक्शन, सीवियर इन्फेक्शन की वजह से भी मेलिना होता है। तो अगर इन्फेक्शन है तो वो हमें पता चल जाएगा ब्लड टेस्ट में, WBC काउंट इंक्रीज़ होगा, और अगर एनीमिया है तो तब भी हमें पता चल जाएगा। स्टूल सैंपल। वाइट ब्लड सेल्स इन योर स्टूल कैन इंडिकेट अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो स्टूल में दिखाई देने लगते हैं बिकॉज ऑफ inflammation and because of active immune system response। तो ये वाइट ब्लड सेल्स जब स्टूल में दिखेंगे तो वी कैन रूल आउट कि हाँ, हो सकता है कि पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस है। अ स्टूल सैंपल कैन ऑल्सो हेल्प रूल आउट अदर डिसऑर्डर्स। तो स्टूल सैंपल दूसरे डिसऑर्डर्स को भी रूल आउट कर सकता है, जैसे कि इन्फेक्शन।
कॉज बाय बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैरासाइट। जब भी इन्फेक्शन होता है, कोलाइटिस होता है, मतलब बाउल इन्फेक्शन होता है, तो क्या होता है कि हम स्टूल सैंपल लेते हैं पेशेंट का, क्योंकि स्टूल सैंपल्स में बैक्टीरिया, वायरस या फिर पैरासाइट ये सब आते हैं, या ये आते हैं या फिर इनके पैरासाइट्स के एग्स वगैरह दिखते हैं, तो इसीलिए हम स्टूल सैंपल लेते हैं। तो अगर किसी और प्रॉब्लम की वजह से डायरिया, एब्डोमिनल पेन या फिर ब्लड पास हो रहा है, तो वो भी स्टूल सैंपल से पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन की वजह से है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से। कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी आप लोगों को पता है, एंडोस्कोपी में हम माउथ से एक ट्यूब डालते हैं और उस ट्यूब में कैमरा होता है। कोलोनोस्कोपी में हम रेक्टम के थ्रू या एनस के थ्रू हम ये एक ट्यूब डालते हैं कोलोन को विजुलाइज करने के लिए, इंटेस्टाइन्स को विजुलाइज करने के लिए, और इस ट्यूब में भी कैमरा होता है। और विजुलाइज करने के साथ साथ हम बायोप्सी भी कर सकते हैं। बायोप्सी के लिए हम थोड़ा सा टिश्यू सैंपल लेकर और वो लैब में भेज सकते हैं और रूल आउट कर सकते हैं कि कहीं कैंसर की वजह से तो नहीं है ये सारे सिम्टम्स। Flexible sigmoidoscopy. Flexible sigmoidoscopy, doctor uses a slender, flexible, lighted tube to examine the rectum and sigmoid. तो कोलोनोस्कोपी जो हम यूज़ करते हैं वो कोलोन को विजुलाइज करने के लिए, कोलोन मतलब पूरा लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। सिग्मोइडोस्कोपी एक प्रोसीजर है जो हम सिर्फ सिग्मोइड, कोलोन और रेक्टम को विजुलाइज करने के लिए करते हैं। सिटी स्कैन करेंगे हम, सिटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन एंड पेल्विस, और इसमें भी हमें पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है कोलोन में। सीटी एंटेरोग्राफी एंड एमआरआई एंट्रोग्राफी, एमआर एंट्रोग्राफी। Doctors may recommend one of these non-invasive tests if he or she wants to exclude any inflammation in the small intestine. These tests are more sensitive for finding inflammation in the bowel than are the conventional imaging tests. तो ये अलग तरीके के टेस्ट होते हैं, जो ये नॉर्मल सीटी स्कैन नहीं है, नॉर्मल एमआरआई स्कैन नहीं है, ये सीटी एंट्रोग्राफी है। सीटी एंट्रोग्राफी मतलब ये हमारे जो इंटेस्टाइन्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो इंटेस्टाइन्स है उनको विजुलाइज करने के लिए है सीटी एंट्रोग्राफी। और एमआरआई एंट्रोग्राफी, एमआर एंट्रोग्राफी या मैग्नेटिक रेजोनेंस एंट्रोग्राफी, ये भी एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट है जो सिर्फ जो इंटेस्टाइन है उसको विजुलाइज करने के लिए कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है। ट्रीटमेंट, अल्सरेटिव कोलाइटिस ट्रीटमेंट यूजुअली इन्वॉल्व्स आइदर ड्रग थेरेपी और सर्जरी। तो इसमें या तो हम ड्रग दे सकते हैं पेशेंट को या फिर हम सर्जरी कर सकते हैं। ड्रग में क्या क्या देंगे? 5-अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। 5-अमाइनो सैलिसिलिक एसिड ये फर्स्ट स्टेप इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ये सबसे पहले देते हैं हम अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट्स को। An example of this medication include sulfasalazine। और सल्फासालाजाइन 5-अमाइनो सैलिसिलिक एसिड के अंडर आती है। फिर हम पेशेंट्स को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स इतने सारे, इसको लॉन्ग टर्म नहीं दे सकते। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम इसका एग्जाम्पल है प्रेडनिसोन या प्रेडनिसोलोन, ये एक एग्जाम्पल है कॉर्टिकोस्टेरॉइड का। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब हम छोड़ते हैं, मतलब जब हम बोलते हैं पेशेंट को छोड़ने के लिए, तो हम इसको एकदम से भी नहीं छोड़ सकते, हमें टेपर करना पड़ता है डोज को। टेपर का मतलब होता है कि कम करके छोड़ना होता है। जैसे कि अगर पेशेंट 10 mg ले रहा है तो 10 mg से पहले हम उसको 5 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर उसके बाद उसको छुटाएंगे। एकदम से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को हम नहीं छोड़ सकते। और इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा लॉन्ग टर्म लेने के लिए भी नहीं कह सकते। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स ये एक ऐसी ड्रग है जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए दी जाती है, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन या फिर मीथोट्रेक्सेट।
ओके, एंटी डायरियल। एंटी डायरियल मैंने आपको पहले भी बताया था, एंड मोस्ट कॉमन एंटी डायरियल ड्रग है लोप्रामाइड। डायरिया को रोकने के लिए हम लोप्रामाइड देंगे पेशेंट को। सर्जरी प्रोक्टोकोलेक्टमी। प्रोक्टोकोलेक्टमी में क्या करते हैं, एंटायर कोलॉन को रिमूव करते हैं। एंटायर कोलॉन एंड द रेक्टम इज बीन रिमूव। प्रोक्टोकोलेक्टमी मतलब कोलॉन और रेक्टम दोनों को रिमूव कर देते हैं। इन मोस्ट केसेस दिस इन्वॉल्व्स अ प्रोसीजर कॉल्ड इलियल पाउच एनल एनास्टमोसिस। तो जब हम पूरा लार्ज इंटेस्टाइन निकाल देंगे तो क्या करते हैं, उसके बाद डॉक्टर्स कभी कभी ऐसी सर्जरीज में इलियम को एनस से कनेक्ट कर देते हैं। इलियम को एनस से कनेक्ट कर देते हैं ताकि फीसिस जो है एनस के थ्रू निकल सके। और कभी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, किसी कंडीशन में इलियम को एनस से कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इलियोस्टमी करते हैं। इलियोस्टमी में हम क्या करते हैं कि इलियम को एब्डोमिनल वॉल पे निकालते हैं और एब्डोमिनल वॉल पे एक बैग लगाते हैं, कोलोस्टमी बैग या इलियोस्टमी बैग लगाते हैं, और फीसिस इस बैग में ही कलेक्ट होते हैं। और फिर ये लाइफ टाइम के लिए हो जाता है पेशेंट के लिए, और लाइफ टाइम उसको इस बैग में ही फीसिस कलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसका लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो रिमूव हो चुका है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं प्रोक्टोकोलेक्टमी। प्रोक्टोकोलेक्टमी में हम कोलॉन को रिमूव करते हैं, या तो फिर उसके बाद इलियम को एनस से जॉइन कर देते हैं। इलियम और एनस का एनास्टमोसिस करते हैं। एनास्टमोसिस का मतलब होता है दो एंड्स को जॉइन करना। तो इलियम और एनास्टमोसिस को इलियम और एनस को का एनास्टमोसिस कर देते हैं, या फिर हम ये करते हैं कि इलियम को एब्डोमिनल वॉल पे लाकर एक कोलोस्टमी या इलियोस्टमी बैग लगा देते हैं पेशेंट को, जिसमें उसके फीसेस पास होते रहते हैं। The pouch is then attached directly to your anus। जो इलियल पाउच एनल एनास्टमोसिस, ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं कि इलियम को डायरेक्टली एनस से अटैच कर देते हैं, इलियल पाउच को। इन सम केसेस पाउच इज़ नॉट पॉसिबल, और कुछ केसेस में पाउच जो है पॉसिबल नहीं है। इंस्टेड सर्जन क्रिएट अ परमानेंट ओपनिंग इनटू द एब्डोमेन इलियल स्टोमा। तो सर्जन क्या करते हैं कि एब्डोमेन पे ही इलियल ओपनिंग करते हैं, मतलब इंटेस्टाइन की ओपनिंग करते हैं एब्डोमेन पे, थ्रू विच स्टूल इज पास फॉर द कलेक्शन इन एन अटैच्ड बैग, और इस बैग से स्टूल पास होते हैं। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं पेशेंट को, जैसे कि वो डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा नहीं ले सकता, फाइबर को कम ले, क्योंकि फाइबर से क्या होता है कि फाइबर थोड़ा सा चिपकता है इंटेस्टाइन से, तो इसीलिए फाइबर्स को कम लेने को बोलते हैं। और स्पाइसी फूड, अल्कोहल, कैफ़ीन, ये सारी चीज़ें मना कर देते हैं पेशेंट को, क्योंकि इनसे क्या होता है, सिम्टम्स इसके बढ़ जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट को बोलेंगे ईट स्मॉल मील्स एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। तो पेशेंट को ये बोलेंगे 3 मील लेने की बजाय छोटी छोटी 5 मील ले, और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी। स्ट्रेस कैन ऑल्सो एग्रावेट द सिम्टम्स। टू रिड्यूस स्ट्रेस वन मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली। और स्ट्रेस कम करने के लिए पेशेंट को एक्सरसाइज करने बोलेंगे या फिर मेडिटेशन करने के लिए बोलेंगे। पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है इसके, सीवियर ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई तो पेशेंट शॉक में चला जाएगा। अ होल इन द कोलॉन, परफोरेटेड कोलॉन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, लीवर डिजीज़ हो सकती है, बोन लॉस या ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस कैसे होगा, ऑस्टियोपोरोसिस कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से होता है। लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड को कॉम्प्लिकेशन होता है ऑस्टियोपोरोसिस। और लिवर डिजीज़ भी किसी मेडिकेशन की वजह से हो सकती है। जो मेडिकेशंस हम देते हैं पेशेंट को, अगर वो लॉन्ग टर्म लेगा पेशेंट तो उसकी वजह से लिवर डिजीज़ हो सकती है, पर ये रेयर है।
और सीवियर डिहाइड्रेशन, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग है, ज़्यादा डायरिया है, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से सीवियर डिहाइड्रेशन होगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ योर स्किन, जॉइंट्स एंड आइज़। सिर्फ अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं होता, किसी पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के साथ साथ और दूसरी प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। उसके इम्यून सिस्टम सिर्फ इंटेस्टाइन्स पर ही असर नहीं करते, बल्कि दूसरी जगहों पे भी करते हैं, जैसे जॉइंट्स हो गया, या फिर स्किन पे भी करते हैं, या फिर आइज़ पे भी करते हैं। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ योर स्किन, जॉइंट्स एंड आइज़ एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर। और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ से कोलोन कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रैपिडली स्वेलिंग कोलोन, टॉक्सिक मेगाकोलोन। टॉक्सिक मेगाकोलोन एक डिजीज़ कंडीशन है जिसमें जो कोलोन होती है वो बहुत ज़्यादा फूल जाती है। इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स इन वेन्स एंड आर्टरीज। तो ब्लड क्लॉट्स का रिस्क बढ़ जाएगा वेन्स और आर्टरीज में। दैट्स ऑल, थैंक यू।